जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 3 के बारे में और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। और आज हमारा टॉपिक रहेगा बहु आवेशों के मध्य बल व अध्यारोपण का सिद्धांत। देखो ये चीज़ें क्या बताता है भी बहु आवेशों के मध्य बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत। एक बात आपको मैं स्पष्ट रूप से बता दूं भी, जब आपके सामने दो आवेश दिए हुए हों, ठीक है, अध्यारोपण के सिद्धांत की जरूरत क्यों पड़ी? जब यदि आपके सामने क्या भी दो आवेश दिए गए तो उन दो आवेशों पे क्या है भी आप कूलम्ब बल अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब ये बात यहाँ पे एक बात ये आ गई, जब आपके सामने बहुत ज़्यादा आवेश हैं भी, बहु आवेश का मतलब मीन्स यहाँ हो गया भी आपके सामने बहुत सारे आवेश हैं, ठीक है। उन आवेशों की कंडीशन के अंदर आपको किसी आवेश के ऊपर परिणामी बल निकालना हो, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है भी आप अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करोगे। कहने का मतलब दो से अधिक आवेशों की उपस्थिति में किसी बिंदु पर परिणामी बल को ज्ञात करने के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत का क्या करते हैं भी हम उपयोग करते हैं। और किसी आवेश पर परिणामी बल अन्य आवेशों के द्वारा स्वतंत्र रूप से इस आवेश पर कार्यरत कूलम्ब बलों की सदिश योग के बराबर होता है। देखिएगा, मैं आपको अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में एक अच्छे से बात बता दूं। बहु आवेशों की उपस्थिति में किसी एक आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करने के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत का यूज करते हैं, ठीक है। और किसी आवेश पर परिणामी बल निकालना हो तो वो डिफरेंट आवेशों के कूलम्ब बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो ये देखिएगा भी आपके सामने यहाँ पे Q0 क्या है, कोई आवेश दिया गया, दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। Q0 क्या है भी कोई आवेश दिया गया है और आपके सामने क्या है भी एक मान लो Q1 मान लो, एक Q2 मान लो, एक Q3 मान लो और Qn मान लो। इन आवेशों के कारण Q1, Q2, Q3, Q1 सारे क्या भी बिंदु आवेश हैं। इन आवेशों के कारण क्या अभी आपको Q0 पर क्या भी परिणामी बल ज्ञात करना है। इन आवेशों के कारण क्या भी आपको Q0 पर क्या करना है भी परिणामी बल ज्ञात करना है। वो परिणामी बल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे और इस टोटल को सिद्धांत को क्या बोलते हैं भी, बहु आवेशों की उपस्थिति में किसी एक आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं भी, अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। तो ये मानो आप n आवेश मान लो, ठीक है। R1 दूरी मान लो, पोजीशन मान लो, R2 दूरी मान लो, R3 मान लो और Rn मान लो। फर्स्ट कंडीशन के कारण भी Q0 पर इसके कारण इनके कारण इनके कारण इनके कारण टोटल फोर्स ज्ञात करना है, ठीक है। Q0 पर Q1 आवेश के कारण Q0 आवेश पर Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल इधर की तरफ ही जाएगा। इस आवेश पर Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल F01 हो जाएगा। ये लिखते हैं अभी अपने ये क्या हो जाएगा अभी आपको Q0 आवेश पर Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल F1 या F1 शो कर दो भी, आपके सामने ज़्यादा कोई टर्म नहीं है। Q0 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल Q0 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल F02 हो जाएगा। ये Q0 आवेश पर Q3 आवेश के कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा अभी आपका F03 हो जाएगा। और ये क्या हो गया अभी आपका Q0 आवेश पर Qn आवेश के कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा अभी F0n हो जाएगा, या आप Fn से डिनोट कर दो। ये तो क्या अभी शॉर्ट फॉर्म में वैसे F1, F2, F3, Fn से इस प्रकार डिनोट कर दिया क्योंकि अपने को क्या है अभी कोई ज़्यादा वो डायरेक्शन वाला मैटर नहीं करना है, एक बार आपको दर्शाना ही है अभी अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं अभी टोटल फोर्स क्या हो जाएगा अभी F1, F2, F3
Fn, F1 प्लस F2 प्लस F3 Fn, ठीक है। भी बहु आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करने के लिए किसका यूज करते हैं? भी अध्यारोपण के सिद्धांत का यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिएगा, F निकाल लो आप। F1, F2, F3, F4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? भी कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग K F1, इन दोनों के मतलब लगेगा K Q0 Q1 K Q0 Q1 है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और डायरेक्शन R1 का है, ये चीज आएगी। K Q0 Q2 R2 की स्क्वायर है R2 कैप, ये K Q0 Q3 दूरी की है अभी दोनों आवेशों के बीच की, R3 की स्क्वायर है R3 कैप, डायरेक्शन दर्शा दो, और K Q0 Qn Q0 Q1 Rn की स्क्वायर Rn कैप, ये चीज आ जाएगी। तो F दर्शा देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? भी कॉमन ले लो, K Q0 Q1 अपॉन R1 की स्क्वायर R1 कैप है, Q2 अपॉन R2 की स्क्वायर R2 कैप है, Q3 अपॉन R3 की स्क्वायर R3 कैप है। ठीक है, ये चीज आ जाएगी आपके। और इसको लिख सकते हो आप टोटल फोर्स को K Q0 समेशन I की वैल्यू 1 से लेके n तक, QI RI की स्क्वायर है और RI कैप, ये हो गया भी आपका अध्यारोपण का सिद्धांत टोटल। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में एक बार एक अच्छे से ओल्ड बता दें। भी बहु आवेशों के मध्य बल या अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? भी किसी एक आवेश, बहु आवेशों की उपस्थिति में या एक से अधिक आवेशों की उपस्थिति में किसी एक आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करने के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत का क्या करते हैं? भी यूज करते हैं। तो ये कोई आवेश Q0 मान लिया, इनके ऊपर क्या है? Q1 Q2 Q3 से लेके डैश 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 Q1 आवेश के कारण क्या है? भी इसके ऊपर परिणामी बल ज्ञात करना है। तो परिणामी बल जो क्या होगा? भी वो दो भिन्न भिन्न आवेशों के सदिश योग के क्या, कूलाम बलों के सदिश योग के बराबर होगा। तो Q0 Q1 पे F01 हो गया, Q0 Q2 पे F02 हो गया, Q0 आवेश पर Q3 के कारण लगने वाला बल F03 हो गया, Q0 आवेश पर Q1 के कारण लगने वाला बल F01 हो गया। टोटल क्या है? भी आपने योग कर दे दिया। अब F1 क्या है? भी आपका ये चीज है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही होता है। तो K Q0 Q1 R स्क्वायर और R कैप डायरेक्शन दर्शाती कूलाम का नियम अप्लाई कर दिया। और यहाँ पे क्या भी K0 सभी में सेम है, बार ले लिया, अंदर वाली टर्म लिख दी और इसको समेशन लगा के क्या भी आपने लिख दिया। ये चीज़ आ गई भी आपकी। अब हम डिस्कस करते हैं भी आवेश घनत्व क्या होता है। ठीक है, आवेश घनत्व डिस्कस कर लें पहले, फिर निकालते हैं भी अपने एक पॉइंट पढ़ रहे थे भी रेखिक आवेश वितरण के कारण किसी पॉइंट पे परीक्षण आवेश पे बल, पृष्ठ आवेश वितरण के कारण क्या भी परीक्षण आवेश पर बल क्या होगा? कूलाम बल। और आयतन आवेश वितरण के कारण क्या है? भी आयतन आवेश वितरण के कारण क्या भी परीक्षण आवेश पे बल, वो क्या चीज होगी? तीनों पॉइंटों के बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्लियर है आपका? पहले डिस्कस करते हैं भी आवेश घनत्व क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया अभी आपका रेखिक आवेश घनत्व।
रेखिक आवेश घनत्व क्या होता है? अभी प्रति एकांक लंबाई पर प्रति एकांक लंबाई पर प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखिक आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखिक आवेश घनत्व कहते हैं। वो क्या हो जाएगा भी आपका? रेखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से डिनोट कर दें, एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी भी इसकी? चार्ज की, आवेश की कूलाम प्रति मीटर। चार्ज की यूनिट क्या होगी भैया? कूलाम ही होगी, कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, अब देखिएगा भैया इसकी विमा क्या हो जाएगी भैया? विमा आवेश, ये क्या है? दूरी है। ये चीज़ है, थोड़ा सा अच्छे से करें। आवेश क्या होता है? Q इक्वल टू क्या होता है अभी आपका? IT होता है, धारा इंटू समय, और ये क्या है? दूरी। यूनिट विमा लगा दो। धारा को किससे डिनोट करते हैं? एम्पियर से, टाइम को T से, और दूरी को L से, विमा के अंदर है। और ये क्या हो जाएगा अभी आपका? ATL-1, ये चीज़ हो जाएगी। दोबारा मैं बता दूं भी आपको, एक मिनट शांति बनाए रखिए। रेखिक आवेश घनत्व क्या होता है? भी प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? भी रेखिक आवेश घनत्व कहलाती है। लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L हो गया। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी भी इसकी? कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, और इसको क्या विमा क्या लिखेंगे? भी कूलाम आवेश, चार्ज है, L क्या है? भी दूरी है, आवेश धारा इंटू समय अपॉन दूरी। धारा क्या है? भी एम्पियर में, वो आप विमा के रूप में लिखते हो तो A से शो करोगे, टाइम को T से, दूरी को क्या है? L से, ATL-1 हो जाएगी। ठीक है, अब पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है अभी आपका? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसको क्या भी सिग्मा से डिनोट करते हैं। एकांक क्षेत्रफल S से डिनोट करो या A से डिनोट करो, दोनों एक ही बात है। आवेश की मात्रा ये क्या कहलाएगा भी आपका? पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाएगा। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भी आपके? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगी। विमा क्या हो जाएगी भी? चार्ज की क्या होती है भी? धारा इंटू
आवेश क्या होता है भी Q इक्वल टू आई टी, धारा इंटू क्या होता है विस्मय होता है, और ये क्या हो जाएगा भी आपका एम्पियर टी, और ए की क्या हो जाएगी भी आपकी मीटर स्क्वायर है, दूरी की क्या होती है भी एल होती है, तो एल माइनस 2। आप इस प्रकार से क्या भी इसको निकाल भी सकते हो। थर्ड पॉइंट है भी आपका आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व क्या होता है भी प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा क्या कहलाती है भी प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। प्रत्येकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं भी आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व क्या किससे डिनोट करते हैं भी रो से डिनोट करते हैं, और ये क्या हो जाएगा V इक्वल टू Q। प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा क्या कहलाती है भी आपकी आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। ठीक है, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी भी आपकी चार्ज की क्या हो जाएगी भी कूलाम। आयतन क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये क्या हो जाएगी भी आपकी मीटर की क्यूब। विमा क्या हो जाएगी भी इसकी ए टी, ये तो हो गई भी आवेश क्या होता है भी धारा इंटू समय होता है, इसकी विमा हो गई, और मीटर क्यूब क्या हो जाएगी 80 L माइनस 3, ये हो जाएगी। ठीक है, ये विमा निकालना है भी, विमा का कंसेप्ट है निकालना है, और ये जो आपका है यूनिट निकालना है भी आपका क्या है 11वीं क्लास का सिलेबस है, तो आप वहाँ पे क्या है अच्छे तरीके से क्या है आप पढ़ भी सकते हो। अब क्या है अगले पॉइंटों पर डिस्कस करते हैं भी अपना कूलाम नियम हो गया, अभी उसके बाद में अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया। अब डिस्कस करते हैं भी अपने जो 3 पॉइंट दिए गए हैं भी, एक तो रैखिक आवेश वितरण के कारण बल, और एक पृष्ठ आवेश वितरण के कारण बल, और एक आयतन आवेश वितरण के कारण बल। उन तीनों पॉइंटों पे क्या है भी हम चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं भी रैखिक आवेश वितरण के कारण बल क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं भी तीनों, एक तो फर्स्ट पॉइंट निकालते हैं भी रैखिक आवेश वितरण के कारण किसी परीक्षण आवेश पर बल, और सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं भी पृष्ठ आवेश वितरण के कारण किसी परीक्षण आवेश के ऊपर बल, और थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं भी अपने आयतन आवेश वितरण के कारण किसी परीक्षण आवेश पे बल। वो बल क्या प्राप्त होंगे और किस प्रकार से निकालेंगे उनके बारे में क्या है भी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिएगा अभी, रैखिक आवेश वितरण के कारण रैखिक आवेश वितरण के कारण किसी परीक्षण आवेश पर किसी परीक्षण आवेश पर बल। रैखिक आवेश वितरण के कारण किसी परीक्षण आवेश पे बल होगा, वो क्या होगा निकालते हैं। अब क्या है भी रैखिक आवेश वितरण क्या होता है भी जहाँ पे आवेश वितरण क्या दिया गया हो भी रैखिक दिया गया हो भी, यहाँ पे क्या है भी
रेखिक आवेश वितरण की एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा क्या कहलाती है भी? एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं भी? रेखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इस रेखिक आवेश वितरण के कारण यहाँ पे आप कोई अल्पांश मान के आवेश निकालने और उस आवेश के कारण किसी परीक्षण आवेश पे बल निकालना है। ये Q0 परीक्षण आवेश मान लो। परीक्षण आवेश क्या होता है भी आपका? एक अत्यंत अल्प बिंदुवत आवेश। परीक्षण आवेश क्या होता है भी आपका? एक अत्यंत अल्प बिंदुवत आवेश होता है और जिसका क्या है? स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, जिसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। ठीक है, विपरीक्षण आवेश क्या होते हैं? एक अत्यंत अल्प बिंदुवत आवेश है, ठीक है, और जिसका क्या है? स्वयं का क्या है? कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। ठीक है, अब क्या है इसके बारे में क्या है स्पष्ट रूप से परीक्षण आवेश जब टॉपिक आएगा ना तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे भी परीक्षण आवेश चीज क्या होती है, इसका किस प्रकार का इफेक्ट होता है और कैसे इफेक्ट नहीं डालता। ठीक है, बस याद रखना जिसका परीक्षण आवेश क्या होता है? एक बहुत ज़्यादा छोटा स्मॉल एक बिंदुवत आवेश है, बहुत स्मॉल। ठीक है, और जिसका स्वयं का क्या भी कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। और बाकी क्या भी अपने अगले लेक्चर के अंदर बताएंगे परीक्षण आवेश के बारे में। तो क्या भी किसी परीक्षण आवेश के कारण रेखिक आवेश, किसी परीक्षण आवेश पर क्या भी रेखिक आवेश वितरण के कारण क्या है भी हमें बल फोर्स ज्ञात करना है। तो वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? यहाँ पे क्या कोई मान लो भी आप अल्पांश मान लो क्या है भी dl है, तो dl अल्पांश के ऊपर आवेश क्या हो जाएगा भी आपका? ये पढ़ा है भी अपने एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा क्या कहलाती है भी? रेखिक आवेश घनत्व कहलाती है। ठीक है, तो dl लंबाई पर आवेश की मात्रा dq स्मॉल आवेश ही होगा। तो एकांक लंबाई पर आवेश क्या है भी q है, तो वो रेखिक आवेश घनत्व कहलाएगा। और dl अल्पांश पर आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी भी आपकी? रेखिक आवेश घनत्व कहलाएगी। तो dq क्या आ जाएगा भी आपका? लैम्डा dl आ जाएगा। तो यहाँ पे जो अल्पांश में आवेश स्थित होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? dq इक्वल टू लैम्डा dl, यही होगा। इस लंबाई के ऊपर आवेश क्या हो जाएगा अभी? dq इक्वल टू लैम्डा dl। और ये दूरी मान लो क्या भी आपकी r मान लो। अब क्या भी यहाँ पे रेखिक आवेश, किसी परीक्षण आवेश पर रेखिक आवेश वितरण के कारण बल ज्ञात करना है, वो क्या हो जाएगा अभी? परीक्षण आवेश Q0 पर परिणामी बल F मान लो। Q0 पर परिणामी अल्पांश के रूप में निकाल रहे हैं तो अल्पांश के रूप में डिनोट कर दो। ठीक है, कि Q0 dq r स्क्वायर r कैप हो जाएगा। और यहाँ से क्या भी आप थोड़ा और सोल्व करोगे इसको कि Q0 लैम्डा dl r स्क्वायर r कैप, और इसका जो समाकलन करोगे तो ये क्या हो जाएगा? कुल बल। तो इसका समाकलन कर दोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा भाई? k Q0 लैम्डा dl r स्क्वायर r कैप। लाइन के इंटीग्रल है तो L से शो कर दिया। कहने का मतलब आपके सामने ये बात स्पष्ट रूप से सामने ये आ गई। आगे जो दो टॉपिक है ना अभी उसके ऊपर अच्छे से डिस्कस करेंगे तो आपको सामने आ जाएगा। अब ये बात बताता है अभी रेखिक आवेश वितरण के कारण किसी परीक्षण आवेश के ऊपर बल ज्ञात करना है, तो आपको क्या अभी कोई लाइन रेखिक आवेश वितरण कोई लाइन इंटीग्रल मान लिया। ठीक है, अब क्या है स्मॉल, पहले अल्पांश के कारण क्या है किसी पॉइंट के ऊपर बल निकाल लो, फिर क्या है जो उसका आप समाकलन कर देंगे तो टोटल के कारण क्या है किसी परीक्षण आवेश के ऊपर क्या हो जाएगा भी बल आ जाएगा।
तो यहाँ पे कोई डीएल अल्पांश मान लिया, डीएल अल्पांश के ऊपर आवेश की मात्रा क्या है, डी क्यू मान लो, और ये क्या हो जाएगा, भी लैम्डा हो जाएगा। फॉर्मूला की सहायता से डी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, भी आपका लैम्डा डीएल हो गया। तो के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर आर कैप हो गया, डी क्यू की वैल्यू पुट कर दी। ये तो हो गया भी इस अल्पांश के कारण इस पॉइंट के ऊपर फ्रिक्शन आवेश के ऊपर बल, टोटल के कारण निकालना हो तो इसका समाकलन कर देंगे, ये आपके सामने क्या भी फैक्टर आ जाएगा। इस प्रकार से क्या है भी अगले लेक्चर के अंदर पृष्ठ आवेश वितरण के कारण निकालेंगे और आयतन आवेश वितरण के कारण क्या भी निकालेंगे। तो आगे डिस्कस करते हैं भी अगले लेक्चर के अंदर।